स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशीत छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट इन टीआरए की तैयारी कर रहे हैं और जनरल फाइनेंशियल एंड एआर, ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स, उसके हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियंत्रण अधिकारी के कर्तव्यों में शामिल है जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, वो हेड ऑफ ऑफिस हो सकते हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है। पहला, व्यय आवंटित बजट की सीमा में ही किया जाए। बिल्कुल उनको उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना बजट अलोकेट किया गया है। अगर मान लीजिए कि बजट में किसी आइटम के लिए 1 लाख रुपए खर्च है, फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंडिचर है, ऑफिस का खर्चा है और 1 लाख रुपया अलोकेट किया गया है, तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही खर्च करना है। आप बजट के बाहर जाके कोई एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये ए बिल्कुल सही है। व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए प्रावधान किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द प्रोविजन वाज मेड। अगर मान लीजिए एक मेडिकल अलाउंस होता है, उसके लिए मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए अलोकेट किया गया था, और एक ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके लिए आपको 1 लाख रुपए अलोकेट किया था। आप मान लेते हैं कि ये 2 लाख रुपए इसमें से आपने खर्च कर दिए और 1 लाख आपका बचा है, और ट्रैवलिंग अलाउंस आप पूरा खर्च कर चुके। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि ये जो बचा हुआ मेडिकल अलाउंस का पैसा है उसे आप ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए यूज़ कर लो। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जिस हेड के लिए बजट अलॉट हुआ था आप उसी में उसे खपा सकते हैं। नहीं खपा पा रहे, नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपको वो साल के एंड में सरेंडर करना होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। तो बीइंग अ कंट्रोलिंग ऑफिसर, अगर आप हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है। ऑडिट में सामने आने वाली किसी भी अनियमितता को वह स्पष्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अकाउंट्स की ऑडिट होती है, मान लीजिए अकाउंट्स की ऑडिट एजी के द्वारा की जाती है या किसी इंटरनल ऑडिट पार्टी के द्वारा की जाती है या किसी आप बाहर के ऑडिटर से ऑडिट कराते हो, तो कुछ भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज या इरेगुलरिटी आती है तो आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के ड्यूटीज़ में आते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। वेल, मैं आज के अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं नियमों पे है कि कौन ऑडिट करेगा। तो इसके बेसिकली 2 नियम है, मैं दोनों पहले अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि अगले 5-6 क्वेश्चनों में आपको आराम हो जाएगा। देखिए, सिंपल बात यह है कि एक होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये थोड़ी ऊंची चीज़ होती है। नहीं पता है तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था इस सीरीज़ का, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और एंड में मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिसेस वगैरह को बताया था। बट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऊपर होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, आप जानते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, हिंदी में बोले तो वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऐसे करके बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है। उन वो हेड होते हैं, वो जो विभाग होते हैं उनके विभागाध्यक्ष होते हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। और नीचे उनके हेड ऑफ ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बार बार कॉलेज एजुकेशन का एग्जांपल लेता हूँ, उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा विभाग बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ जो बैठते हैं वो एचओडी हैं, और पूरे राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को जो प्रिंसिपल संभालते हैं वो हेड ऑफ ऑफिसेज हैं। अब बात हो गई कि समझ में आ गया आपको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिसेज। अब एचओडी के अकाउंट्स, बोला ऐसे ही जाता है कि एचओडी के कार्यालय में रखे हुए लेखों की जांच, वापस सुनिएगा, एचओडी के कार्यालय शब्द तो आएगा, बट या सीधा स्किप भी कर सकता है। एचओडी के लेखों की जांच कौन करता है? तो एचओडी के लेखों की जांच इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करता है। आपको बस ये कस के याद कर लेना है कि एचओडी के लेखों की जांच निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा किया जाता है, या वो बोलेगा निरीक्षण विभाग का आंतरिक निरीक्षण विभाग दल जयपुर, मेन ये आएगा, निरीक्षण विभाग जरूर शब्द आएगा, और ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हेड ऑफ ऑफिस की, हेड ऑफ ऑफिस की लेखों की जांच एचओडी आंतरिक दल भेज के करेगा, ठीक है। इसके ऑडिट की व्यवस्था वो करवाएगा। वापस समझिए, हमारा बॉस कहाँ बैठा है? मान लीजिए जयपुर में बैठा है, तो जयपुर वाले विभाग के लेखों की जांच कौन करेगा? वो करेगा निदेशक निरीक्षण विभाग, डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जयपुर राजस्थान, ठीक है।
और जो हेड ऑफ ऑफिसेज हैं पूरे राजस्थान में, जो कॉलेजेस हैं, ये मैं शिक्षा विभाग का उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऐसा कोई सा विभाग हो सकता है, उसके पूरे कार्यालय पूरे राजस्थान में होते हैं, ठीक है। उसके लेखों की जांच कौन करेगा? उसके लेखों की जांच के लिए एचओडी इंटरनल ऑडिट पार्टी भेजेगा, ठीक है, सिंपल। ओके, अब अपन क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, तो अब आप देखिए, अच्छा मैंने कौन कौन से एचओडीज होते हैं मैंने करीबन बताया था कि करीबन 400 एचओडीज होते हैं। परिशिष्ट 8 में वो लिस्ट भी दी हुई है और वो लिस्ट भी मैं इजीली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि GF&AR का बहुत कंटेंट कम अवेलेबल है मार्केट में, तो वो मैं फ्रीली अवेलेबल कराऊंगा। उसके लिए या तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना होगा, या फिर हमारा जो ऐप बना हुआ है कॉमर्स पॉइंट ऐप है, वो मेरी टी शर्ट पे आप लोगो देख के समझ रहे हैं, साइड में जो लोगो आ रहा है, प्ले स्टोर पे जाइए, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे मैंने सारे GF&R के जितने मैं MCQs करा रहा हूँ वो फ्रीली PDF उसके अवेलेबल कराए हैं, और जो भी साथ साथ ज़रूरी अपेंडिक्स है, जैसे परिशिष्ट 8 है, विभागाध्यक्षों की सूची, लिस्ट ऑफ ट्रेजरीज, लिस्ट ऑफ सब ट्रेजरीज, वो सब मैंने प्रोवाइड करवाया है। और बहुत सारा कंटेंट आप चाहें तो DTA की वेबसाइट से ले सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट, DTA की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, मैंने भी कुछ कंटेंट वहीं से लिया है। वापस मुद्दे पे आते हैं। तो पहली बात तो समझिए, जो निदेशक है, जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डायरेक्टर शैल कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अब आप ये समझिए, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात चल रही है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात चल रही है। उसका जो डायरेक्टर है, यानी उसका जो बॉस है, तो HOD की बात चल रही है, ठीक है, पहले क्लियर समझ लो, HOD की बात चल रही है। बहुत देर से मैं रुका हुआ हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बार बार आएगा, आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एक जैसा है, आपने तो आंसर याद कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बात बताना समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे HOD के कार्यालय के लेखों की जांच कौन करेगा? तो मैंने बता दिया है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इसको जांच करेगा महालेखाकार का अंकेक्षण दल, इसकी जांच AG करेगा, नहीं करेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग का ही अंकेक्षण दल, मतलब अब आप देखो, ये कैसी अजीब सी बात लगती है कि भाई जिसकी ऑडिट होनी है वही उसकी ऑडिट कर रहा है। बी ऑप्शन को आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी ऑडिट होनी है ऑडिट वही कर रहा है, जबकि ऑडिट का बेसिकल रूल ये होता है कि कोई बाह्य व्यक्ति स्वतंत्र परीक्षण करता है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी तो आके आपको जांचेगा, आप खुद को कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो। थर्ड है निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल, ये बिल्कुल सही है। और निदेशक कोष और लेखा का अंकेक्षण दल, ये सही नहीं है। ट्रेजरी एंड अकाउंट्स का ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिट का कार्य निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल करेगा। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? ऑडिट टीम ऑफ डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। अभी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहले ये नियम समझ लीजिए। विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में रखे हुए लेखों की जांच निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा की जाएगी। विभागाध्यक्षों, जितने भी HODs हैं, उनके ऑफिसेज में जो अकाउंट्स रखे हुए हैं उनकी जांच ये करेगा। और क्या है कि यदि गंभीर अनियमितताएं पाई गई, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, अगर कोई सीवियर इरेगुलरिटीज पाई गई है तो वो इसकी सूचना सरकार के वित्त विभाग को देगा। अब वित्त विभाग इससे ऊपर, वित्त विभाग लगभग सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तथा उसकी एक प्रति संबंधित प्रशासनिक विभाग को भी देगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि HOD के लेखों की जांच इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करेगा, हाँ सर। और अगर उसे कोई सीवियर मिस अप्रोप्रिएशंस या इरेगुलरिटीज दिखती हैं तो वो इसकी सूचना फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी। चलिए, यही बात इंग्लिश में लिखी है, आप आराम से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरत लगे तो। बाकी मैंने PDF फ्रीली का बोल दिया है, वो आपकी इच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन चेंज हुआ, अब यहाँ पे वर्ड क्या है? उपनिदेशक। लगभग ये सारा क्वेश्चन सेम है, बस पिछली बार निदेशक शब्द था और इस बार उपनिदेशक शब्द है, बस। तो उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। तो यहाँ पे है ना, किसके डिपार्टमेंट की जांच हो रही है या किसके ऑफिस की जांच हो रही है? डेप्यूटी डायरेक्टर की। तो ठीक है, मान लेते हैं डायरेक्टर हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, जनरली वही विभागाध्यक्ष होते हैं, तो डेप्यूटी डायरेक्टर तो उनके नीचे ही हुए, तो ये एक तरह से हुए हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफ ऑफिस की जांच कौन करेगा? इसके लिए समझो HOD बंदोबस्त करेगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन कहता है कि ना, जो डेप्यूटी डायरेक्टर का कार्यालय है या जो इस हेड ऑफ ऑफिस का कार्यालय है, उसके लेखों की जांच महालेखाकार यानी AG करेगा, नहीं करेगा। इसकी जांच
बड़े पापा, बड़े पापा मतलब एचओ, हेड ऑफ ऑफिस के बड़े पापा कौन हुए? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसकी डिपार्टमेंट सुपर बड़े पापा। सुपर बड़े पापा क्या होता है सर? ये निदेशक निरीक्षण व्यवहार, मतलब सुपर बड़े पापा, पापा के पापा, वो करेंगे? नहीं करेंगे। और कोश और लेखा का, तो सारा क्वेश्चन वही है, सारा ऑप्शन यही है। अगर बहुत ध्यान से नहीं सुना तो, लेकिन अब जिन्होंने सुन लिया है उनको क्लियर रहेगा, उनको लगेगा नहीं कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या। इसका जो करंट क्वेश्चन मैंने किया, इसका आंसर बी होने वाला है। यस, बी इसका आंसर है। अब इसका नियम पढ़ लो। नियम क्या कहता है? नियम संख्या 41 कहती है, जो कि आंतरिक जांच या आंतरिक लेखा परीक्षा के बारे में, लेखा परीक्षा यानी ऑडिट होती है, जांच को चेक बोलते हैं। तो विभाग द्वारा, यानी जो विभाग की तरफ से काम कौन? विभाग अध्यक्ष ही तो करेगा। तो विभाग अध्यक्ष अपने आंतरिक जांच दलों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों की आंतरिक जांच या लेखा परीक्षा की व्यवस्था करेगा। इस प्रयोजन के लिए वो ऐसे पक्षकारों के मार्गदर्शन के लिए भी नियम जारी करेंगे। तो जनरली यही होता है कि एचओडी उसके अंडर में, अधीनस्थ यानी उसके अंडर में जो ऑफिसेज आते हैं, उनकी इंटरनल ऑडिट या जांच की व्यवस्था करेगा। कौन? तो इसके लिए वो अपनी फिर टीम भेजेगा, जो अपन ने बी पॉइंट में पढ़ा। ठीक है, चलिए और इसी तरह मिलते जुलते क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। अब क्वेश्चन है, महानिदेशक पुलिस विभाग के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच करेगा। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको किस क्वेश्चन अपने नंबर कटवाने ही है, तो आप बोलेंगे कार्यालय के लेखों की जांच। नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना है महानिदेशक। भाई अब पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि ये पुलिस विभाग की बात चल रही है। मैंने बता दिया बहुत सारे विभाग होते हैं, तो पुलिस विभाग का विभाग अध्यक्ष कौन होता है? ये डीजी। डीजी डायरेक्टर जनरल। निदेशक से भी, निदेशक नाम आया वहीं पे अपन ने जनरली निदेशक शब्द आ जाता है, वो विभाग अध्यक्ष होता है। यहाँ महानिदेशक वर्ड है, डायरेक्टर जनरल वर्ड है। ठीक है, तो ये विभाग अध्यक्ष की बात चल रही है। तो उसके ऑफिस के लेखों की जांच कौन करेगा? अगेन सुपर बड़े पापा, सुपर बड़े पापा। या ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने जो बोल दिया उन्हीं वर्ड्स पे रहता हूँ। सुपर बड़े पापा तो वो है निरीक्षण विभाग वाले, तो सी है। वापस इसकी जांच एजी करेगा? नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग तो क्यों ही करेगा? इसको ऑप्शन भी देना था तो यहाँ पुलिस विभाग लिख देता। पुलिस विभाग का अंकेक्षण दल। पर वैसे भी इसका आंसर वैसे यही रहने वाला है, निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल। ठीक है, तो सेम ही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ के कार्यालय के लेखों की आंतरिक जांच कौन करेगा? अब अगेन मैंने कहा ना, फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे अधिकारी बताए हैं। ठीक है, उसके अंदर एक हायरार्की बताई थी मैंने कि एक होता है विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक होता है कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस, इन दोनों के बीच में होता है रीजनल ऑफिसर। पर ये कम से कम इसके तो नीचे होता है। तो जो आरटीओ होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, आरटीओ की गाड़ियां भी घूमती रहती हैं। ओके, तो अब अगर इसके कार्यालय के लेखों की जांच हो रही है, पहली बात है रीजनल ऑफिसर के कार्यालय के लेखों की जांच हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसके जो बड़े पापा हैं वो इसकी व्यवस्था करेंगे, यानी इसकी जो व्यवस्था करेंगे वो एचओडी द्वारा की जाएगी। बस सिंपल है। एचओडी की जांच कौन करता है? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। आप कहेंगे सर बच्चे नहीं है, क्या समझाए जा रहे हो बार बार? तरीका क्या होगा ना? ठीक है, तो एचओडी की जांच करता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अभी रीजनल ऑफिसर है, इसकी जांच कौन करेगा? एचओडी अपनी ऑडिट पार्टी भेजेगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसकी जांच एजी करेगा, तो एजी तो कर ही नहीं रहा सुबह से, हम जब से क्वेश्चन लिए हैं एजी तो एक बार भी जांच करने नहीं गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का अंकेक्षण दल, माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेना देना दूर दूर तक नहीं हो सकता, ये परिवहन विभाग की बात चल रही है। निदेशक निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल, इस पे तुम्हारा दिल आके अटकने की कोशिश करेगा कि अरे अरे हाँ यार ये सुपर बड़े पापा ये करेंगे। अरे नहीं नहीं यार, सुपर बड़े पापा को और भी काम है, इसकी जांच ये करेगा आयुक्त परिवहन विभाग का अंकेक्षण दल। ठीक है, समझ में आ गया? आयुक्त कमिश्नर, कमिश्नर इसका विभागाध्यक्ष है, वो इसकी जांच की व्यवस्था करेगा। इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, चलो होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं लगातार ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। वापस वही वाला नियम अभी पढ़ा था, वही है कि विभाग अपने आंतरिक जांच दलों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में ऑडिट की या इंटरनल चेक की व्यवस्था करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निदेशक कोष एवं लेखा के कार्यालयों की लेखों की आंतरिक जांच कौन करेगा? तो वापस गलत पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ोगे कार्यालय के लेखों की जांच कौन करेगा, लेकिन ये निदेशक की बात चल रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट के जो डायरेक्टर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो विभागाध्यक्ष होते हैं। तो एचओडी की जांच कौन करेगा? तो सुपर बड़े पापा एचओडी की जांच करेंगे, सुपर बड़े पापा। और मैं तो अब ऑप्शन ही नहीं पढ़ूँ, सी ही इसका आंसर है।
वैसे एजी करेगा ना जी ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही मातहत काम करता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा, निरीक्षण विभाग का अंकेक्षण दल आके काम करेगा क्या? बिल्कुल सही है। और ये चौथा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये चौथा अपने आप ही गलत हो जाता है कि जिसकी ऑडिट होनी है वही अपनी सेल्फ ऑडिट कर रहा है, तो वो गलत हो जाता है। तो बस वही मैंने कहा ना, वो एक बार आपने नियम ताड़ लिया ना तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही कर दोगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अगला है कि यदि किसी कार्यालय में सार्वजनिक राशि की हानि की पूर्ति उसके लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा की जा चुकी हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारी को। अब ये हुआ कि मान लीजिए कि जो पब्लिक का पैसा होता है, मैं क्लियर ऐसे बता दूं, जैसे मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी बोला, मान लीजिए हमारा कॉलेज है और हमारे कॉलेज में एक सर हैं और उन सर का पर्स हो गया या चोरी हो गया, तो ये जो नुकसान है वो उनके पर्सनल पैसे का नुकसान है। लेकिन हमारी कॉलेज की तिजोरी या अलमारी में मान लीजिए कुछ पैसा रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता भी है, वो अगर पैसा चोरी हो गया तो वो कॉलेज का नुकसान है, यानी पब्लिक की संपत्ति का नुकसान है, यानी इसे अपन सार्वजनिक हानि की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर सार्वजनिक राशि की हानि होती है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारी कैश बुक कह रही है कि 17,000 रुपये होने चाहिए, जबकि हमने या हमारे मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने चेक किया तो 14,000 रुपये ही पड़े हैं। तो 3,000 रुपये की या तो गड़बड़ है या घोटाला है, कुछ भी गड़बड़ है। तो जांच हुई तो एक आदमी पाया गया कि भाई इसने 3,000 रुपये की गलती करी है या इसने 3,000 रुपये का कांड किया है, घपला किया है। उस बंदे ने कहा सर मेरा नाम प्लीज़ आगे मत भेजो, मैं तो 3,000 रुपये आपको देने को तैयार हूँ। तो अब हमारे प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? इसकी रिपोर्ट वो आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? की रिपोर्ट उनको करनी होगी, नियम यही कहते हैं। तो मैं भी नियम पढ़वा भी दूंगा, तो आप याद रखिएगा कि अगर पब्लिक मनी का नुकसान होता है और जो उसके लिए उत्तरदायी है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो उसकी भरपाई कर भी देगा तो भी संबंधित अधिकारी अपने उच्च वरिष्ठ प्राधिकारी को की सूचना भेजेगा। ऑप्शन क्या थे? देनी चाहिए, नहीं आवश्यकता नहीं है, नहीं देनी है या नहीं देनी है वो उसके विवेक पर निर्भर करेगा, नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ही इज़ बाउंड टू, ही हैज़ टू डू, उससे वो करना पड़ेगा, उसको उसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका नियम पढ़ लीजिए। नियम है दुर्विनियोग, कपट और हानियों का संबंध में नियम संख्या 20 क्या कहती है। ठीक है, आपके नियम चल रहे हैं, ये चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, अगले वीडियो से चैप्टर 3 चलेगा, ये चैप्टर 2 है बाय द वे। तो हानियों की रिपोर्ट कि यदि किसी ट्रेजरी में या किसी ऑफिस में या किसी डिपार्टमेंट में सरकार की ओर से जो धारित पैसा है, जो सार्वजनिक धनराशि है, या जो विभागीय राजस्व या प्राप्तियां की जाती है, या स्टाम्प वगैरह या सामान या संपत्ति, किसी भी तरह इनका मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है, इनको फ्रॉडेंटली विड्रॉ किया जाता है या गलत तरीके से पेमेंट किया जाता है या किसी और तरह से नुकसान होता है, मतलब सारा वाइड कवरेज है, किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो इसकी सूचना जो संबंधित अधिकारी है वो अपने से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को करेगा। तो हेड ऑफ ऑफिस है तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कर देगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो वो शायद वित्त विभाग को कर देगा। तो अब एक तो आपको सूचना किसको करनी है? अपने से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को करनी है, साथ ही साथ करनी है किसको? महालेखाकार को। वो भी कब करनी है? तुरंत करनी है, तुरंत करनी है। ठीक है, और मेन में क्या है, चाहे ऐसी हानि की पूर्ति उसके लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा कर दी गई हो, चाहे अगर उसका उसने कॉम्पनसेट भी कर दिया हो तो भी ये सूचना तो जाएगी, बत्ती लगेगी। चलो ठीक। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं
हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। पता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें है कि यदि सार्वजनिक राशि की हानि के किसी प्रकरण में जांच का कोई गंभीर विषय नहीं बनता है तो कितनी राशि तक के प्रकरणों को महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अगेन ये भी अब पब्लिक मनी के नुकसान से ही रिलेटेड है। कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक मनी का नुकसान है और कोई गंभीर मामला नहीं है, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम में दोष नहीं है या कोई गंभीर विषय नहीं है, तो कितनी राशि तक के मैटर्स को आपको महालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2000 रुपये का लिमिट जरूर डाला गया है कि 2000 रुपये तक की अगर नुकसान होती है आपको उसको एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मामलों में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये 2000 की लिमिट आप याद रखिएगा। छोटे मामलों में ये नियम है, छोटे मामलों में जिनमें प्रत्येक मामले में हानि 2000 रुपये से ज़्यादा को ना हो, महालेखाकार को सूचना तब तक देने की ज़रूरत नहीं है जब तक किसी मामले में ऐसी महत्वपूर्ण बात ना हो कि उसके संबंध में विस्तृत तफ्तीश या विचार करना महत्वपूर्ण। अगर बात राशि की नहीं है, अगर ऐसा मैटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ डिटेल्ड इंक्वायरी एक्सपेक्टेड है, तब तो आपको एजी को सूचना देनी है। वरना छोटा मोटा मामला हो तो 2000 रुपये तक के मैटर्स में आपको एजी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सरकारी धनराशि का लेन देन करने वाले गैर लेखाकर्मियों से। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो अकाउंट डिपार्टमेंट का नहीं है लेकिन ये भी है कि वो सरकारी धनराशि का लेन देन कर रहा है, तो अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उसे रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, या आप उसे ये कहोगे कि साहब वो तो अकाउंट डिपार्टमेंट का थोड़ी ना है तो उसको ना भी पता हो तो चलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर जैसे आपने ये वीडियो सुना हुआ है या आपने किसी भी सोर्स से पढ़ाई कर रखी है, क्वेश्चन देख रखा है, तो आप वहाँ एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लगाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने में दो बातें हैं, एक तो आप लेट हो जाते हो क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए इतना सोचना, तुक्का लगाना, तो टाइम छूट जाता है, गाड़ी छूट जाती है। दूसरा ये कि आपके मन में ऑल द टाइम गुदगुदी रहती है, नेगेटिव के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए पढ़ के जाना ही अच्छा होता है। तो मेरा तो बहुत क्लियर कट मानना है कि या तो बंदे को एग्ज़ाम फॉर्म भरना नहीं चाहिए, और भरना भरे तो उसके बाद पूरी ताकत से एग्ज़ाम देना चाहिए। ये फिर अलग बात है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती, एवरीबडी नोज दैट, लेकिन ये तो है कि आपको तैयारी तगड़ी करनी चाहिए। फिर अगर आपने दूसरों से तगड़ी तैयारी करी होगी तो आपकी जॉब लगेगी, और दूसरों ने आपसे ज़्यादा तगड़ी तैयारी करी होगी तो उनकी जॉब लगेगी। तो ये तो जिसको कहते हैं ना, मे द बेस्ट मैन विन, कि जो बेस्ट होगा, जिसमें गुर्दा होगा, वो जिएगा। तो लाइक उसी तरह की ये बातें हैं, उसमें आपको कहीं मलाल नहीं होगा। लेकिन जस्ट फॉर्म भर दिया, देखेंगे, दे रहे हैं, करके देखते हैं, दे देंगे, हो गया तो ठीक है, हो गया तो ऐसे कैसे हो जाएगा हवा में, पूरी दुनिया में छोड़ के बस यूं ही बिना किए आपका ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि सरकारी धनराशि का जो लेन देन करते हैं गैर लेखाकर्मी, उनसे वित्तीय और लेखा नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी होना अपेक्षित है। सेकंड कहते हैं कि वित्तीय और लेखा नियमों के बारे में उनसे अपेक्षित है कि वो लेखा कर्मियों का सहयोग लें।
तीसरा है कि नहीं नहीं वित्तीय और लेखा नियमों के बारे में जानकारी अपेक्षित नहीं है। ये तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। पहले में तो कह रहे हैं नहीं नहीं जानकारी आपको होनी चाहिए, और यही इसका सही आंसर है कि आपको GF एंड AR है, कैसे भी पढ़ो, वॉल्यूम 1 आता है, वॉल्यूम 2 है, उनको आप पढ़ो, और हर मतलब डिपार्टमेंट में मंगा के रखे जाते हैं, आपको पढ़ने चाहिए। सेकंड में कह रहा था कि नहीं नहीं आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ना हेल्प ले लेनी चाहिए जो अकाउंट्स वाले हैं, ठीक है, और सुनने में ये भी सही लग रहा था। तीसरा कह रहा है नहीं नहीं आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। और चौथा है कि नहीं नहीं आप तो बस जो अपना काम करो, जो काम आपको दिया गया था, मान लीजिए मैं टीचिंग स्टाफ से हूँ तो मेरा काम जो सब्जेक्ट पढ़ाने का है बस मैं वो पढ़ाऊँ, मेरे को अकाउंट्स की जानकारी होने की या GF एंड AR के रूल्स की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर मैं धनराशि का लेन देन नहीं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं धनराशि का लेन देन कर रहा हूँ तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मुझे GF एंड AR के रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, आप चिल्ला क्यों रहे हो? नेक्स्ट है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को ये समझ लेना चाहिए, देखो कि नियम है ये। अच्छा, ये सारी लैंग्वेज मैंने सारी जो मैंने पहले भी बताया था ना, आपको दिखाई थी मैंने बुक्स, वापस दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, ये वाली बुक है, ठीक है, इस बुक में से ये वो उठाए हैं नियम, देख लीजिए, डिपार्टमेंट वगैरह देख लो, ये मोटी किताब है। इस सारी सिलेबस में है क्या? नहीं नहीं सारी नहीं है, थोड़ा सा ही पार्ट है, सारे चैप्टर्स नहीं है, पर ये वहीं से ऑथेंटिक लैंग्वेज से उठाइए तो आप निश्चिंत हो सकते हो। आप किताब नहीं खरीदनी तो आपका जो DTA है उसकी आप वेबसाइट से ये सारा PDF अवेलेबल है, उससे भी समझ लो, सेम लैंग्वेज है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह समझ लेना चाहिए कि लेखों का सही संधारण उसके कर्तव्यों के भाग के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका अधिशासी कार्य होता है। तो जितना एक्सक्लूसिवली जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम तो आपका है ही, पर लेखों का सही संधारण भी कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है। अगर आप उस चीज़ों में मतलब आपको लेखा शाखा दी जाती है, रोकड़ा शाखा दी जाती है, तो वो भी आपकी ड्यूटी हो जाती है। और मेन सेकंड ये है कि जिस सरकारी कर्मचारी के हाथों से सरकारी धनराशि का लेन देन होता है उसे अपने कर्तव्यों से संबंधित लेखों और वित्तीय नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है तथा उसके वित्तीय और लेखा नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी होने की आशा की जाती है। मतलब गवर्नमेंट तो मान के चलती है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट आपको बना दिया है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपना एग्जीक्यूटिव काम तो कीजिए, और अगर आप सरकारी धनराशि का लेन देन कर रहे हैं तो फिर आप आंखें खोल के नियम अनुसार ही कीजिए, फिर बाद में आप गली ना ढूंढे कि सर मुझे क्या पता। लास्ट है, एक हम लॉ में बोला करते हैं कि है ना, अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, मतलब आप कभी लॉ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, मतलब बाद में आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। आप किसी को चाकू मार दो और फिर कह दो कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि चाकू मारने पे धारा 302 लग जाती है या धारा 307 लग जाती है, मर्डर का केस लग जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो यूं ही मार दिया। तो अब आप सोचो कैसा बचकाना या बेतुकी बात लगती है, ठीक है। उसी तरह से अब है कि यदि देवस्थान विभाग अपने किराए की संपत्तियों के किराया संग्रहण को गति देने के उद्देश्य से एक मुश्त किराया जमा कराने पर कुछ विशेष छूट देना चाहता हो तो पहले आप समझ लीजिए कि बहुत सारे विभागों की तरह एक देवस्थान विभाग भी होता है जो मंदिरों की देखभाल करता है और धार्मिक स्थलों की देखभाल करता है, और बूढ़े बूढ़े लोगों को तीर्थ यात्रा भी करवाता है जब जब गवर्नमेंट का मन होता है। तो देवस्थान विभाग होता है। समझिए जितने भी पुराने और अच्छे अच्छे मंदिर हैं तो आप देखते हैं कि एक बड़ा सा मंदिर होता है, वहाँ आसपास धर्मशालाएं होती है, मंदिर के नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, और वो सारी उस ट्रस्ट की, उस विभाग की ही होती हैं, या देवस्थान विभाग, वो सब लगभग किराए पे होते हैं जनरली। अब मान लीजिए कि विभाग है वो किराए की, बकाया किराए की वसूली करना चाहता है, उसके लिए वो सोच रहा है कोई स्कीम ला दें या कोई डिस्काउंट दे के जल्दी से पैसे वसूल कर लें। तो अब क्या देवस्थान विभाग अपने आप से ये कर सकता है क्या? वो विशेष छूट देना चाह रहे हैं तो वो उनके पास पावर है क्या? तो ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि देवस्थान विभाग आदेश जारी कर सकेगा, मतलब खुद से ही वो ऑर्डर कर सकता है, छूट देना चाहे तो दे सकता है। सेकंड है देवस्थान विभाग द्वारा आदेश जारी करने से पहले वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी, ये इसका सही नियम है। तो मतलब कल को आपकी नौकरी लग गई, देवस्थान विभाग में नौकरी लग गई, आप अच्छा चाहते हो, आप चाहते हो कि पुराना किराया सारा वसूल हो जाए, थोड़ा सा छूट देनी पड़े तो भी कलेक्शन जल्दी से हो जाए, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर भी कोई बैठा है और वो है वित्त विभाग। आपको उस वित्त विभाग से सहमति लेनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसके बाद आ गई सैंक्शन तो करो काम। अब इस और सेकंड है, थर्ड में लिखा है कि नहीं नहीं आपको मुख्यमंत्री की सहमति लेनी होगी, नहीं, और मुख्य सचिव की सहमति लेनी होगी, नहीं, ठीक है, इनमें से नहीं, आपको वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी क्योंकि वित्त से संबंधित मामला है। लॉजिकली बात यह है कि वित्त से संबंधित मामला है, ठीक है। अब
ये एक अलग बात है कि वित्त विभाग अक्सर मुख्यमंत्रियों के पास ही होता है, लेकिन कहाँ टेक्निकली ये आएगा कि वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाएगी। और अब इसका नियम पढ़ लीजिए। समस्त विभागीय विनियम जहाँ तक उसमें वित्तीय प्रकृति के आदेश हों, तो जब आप डिपार्टमेंटल रूल्स पढ़ेंगे और जहाँ पे भी वित्त का मामला आ गया, उससे संबंधित कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है और जिनका महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ता है, वित्त विभाग द्वारा या उसकी अनुमति से बनाए जाते हैं। तो जहाँ भी फाइनेंस या पैसा इन्वॉल्व है, तो पहली बात तो वो ऑर्डर ही वित्त विभाग बनाएगा। अब उन्होंने कोई नियम बना दिया, देवस्थान विभाग अपनी मर्जी से कोई छूट देने की सोच रहा है, तो ऐसा नहीं करेगा, वो उससे पहले प्रायर परमिशन लेगा। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये सब ना भी करें तो मत कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए।